हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। पुस्तक आ गई है फाइनली अपने हाथ में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। फिलहाल शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज हम लोग बात करने वाले हैं 15 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो आज की वीडियो शुरू करें इससे पहले कल का रिवीजन कर लेते हैं। रोजाना की तरह 1 मिनट में क्विकली रिवीजन किया जाता है। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट ज्यूक 2 लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित रोड कहाँ पर बनाई गई? सूरत में बनाई गई। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा पंजाब सरकार ने भगवंत मान सरकार तुम्हारे द्वार योजना शुरू की है। इसके तहत 43 सेवाएं सर्विसेज घर पर ही प्रदान की जाएंगी। COP29 शिखर सम्मेलन ये होगा अजरबैजान के बाकू में। COP28 यूएई में हुआ। भारतीय नौसेना ने कहाँ पर द्विवार्षिक अभ्यास प्रस्थान किया? तो ये मुंबई में किया है भारतीय नौसेना ने। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने 10 वर्षों के बाद माली से शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने का फैसला लिया है। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल जो कि 3 और 4 जनवरी को होगा, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया जाएगा जावेद अख्तर को। और भारत में अभी हाल ही में 12 साल के बाद साइबेरियन बाघों का पहला जोड़ा लाया गया है। ये लाया गया है वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में। और अभी हाल ही में चाइना और इजिप्ट यानी मिस्र के साथ मिल करके एक मिस्र सैट लॉन्च किया गया है। बेसिकली इजिप्ट के सैटेलाइट को लॉन्च किया है चाइना ने। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। और कल तो आप लोगों ने ना मज़ा ही ला दिया। मतलब कि देखो ऑल इंडिया 3 पर रैंक कर रही थी गवर्नमेंट एग्जाम्स में कल। तो बुक आई, खूब सारा प्यार मिला। आप लोगों ने पूरी ताकत लगा करके इसको शेयर भी किया, उसके बाद परचेज भी किया। और यही वजह है कि अब हम लोग की ताकत बढ़ गई है, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑर्डर आ गए हैं कि दिन भर में सबको पैक करवा करके वहाँ पर डिलीवर करना है। तो फिलहाल सभी का डिस्पैच आज हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पर बात करें किताब की, तो देखो किताब मोटी भी है इस बार, क्योंकि असली का ब्रह्मास्त्र है ये। इसमें वन लाइनर दे करके आपका जैसे नहीं बहलाना फुसलाना ये नहीं किया जाता है। दूसरी बात, पेज भी इस बार काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, काफ़ी लाइट है पेज में भी, यानी पेज की क्वालिटी बेहतर की गई है। इस वजह से भी इसकी कॉस्ट बढ़ी है। और तीसरी बात ये कि इसमें पेज भी ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से कॉस्टिंग इसकी बढ़ गई। आप इस बार देख रहे होगे 199 में मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 199 में है। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और मैं गारंटी लेता हूँ, जब एक बार आपके पास किताब पहुँचेगी ना, आपको फील आएगा, वो आपको लगेगा कि ये 200 नहीं 300 की बुक होनी चाहिए थी। फिलहाल वो चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। जिनको लेना है वो लोग तो ले ही रहे हैं। और जैसे कुछ लोग 2-4 कमेंट आए मेरे पास कि सर कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, तो देखो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, ये 12 महीने का कंटेंट है, जनवरी से दिसंबर तक का 12 महीने का। आप 1 महीने का रिचार्ज कितने का कराते हो? 239 रुपये का। तो ये बहानेबाजी जो है ये पढ़ने वालों के लिए नहीं है, ठीक है ना? तो ये कहना सही नहीं होगा आपका। फिलहाल आपकी अपनी चॉइस है। अगर ई बुक भी अवेलेबल कराई जाती है, आप अगर नहीं अफोर्ड कर पाते हैं इसको, तो आप ई बुक फॉर्मेट में पढ़िए, औरों को मौका दीजिए। ज़्यादा स्टॉक भी नहीं होता है तो बाकी लोग पढ़ेंगे जिनको लेना होगा, ठीक है ना? चलिए, लेकिन मैं यहाँ पर श्योरिटी देता हूँ, इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ गारंटी के साथ कि ये प्राइस कम नहीं होने वाला है। तो जो लोग इंतज़ार में हैं वो लोग इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना? आगे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोहम्मद शमी अहमद को किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो देखो, मोहम्मद शमी अहमद जी को अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। अभी क्या हुआ ना कि अलग अलग खेल संस्थाओं के द्वारा नॉमिनेशंस मांगे गए थे। नॉमिनेशंस किस लिए? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देने के लिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 29 अगस्त को यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन दिए जाते हैं, लेकिन नॉमिनेशंस पहले दिए जाते हैं अलग अलग संस्थाओं के द्वारा। जैसे BCCI हो गया, तो उनसे पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारे हिसाब से किसको कौन कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए। जैसे नेशनल अवार्ड्स जो होते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड ना, उसमें कई कैटेगरी होती है। एक तो होता है खेल रत्न, जो कि सबसे बड़ा है। अब उसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। पहले राजीव गांधी खेल रत्न था। वो खेल के क्षेत्र का दिया जाने वाला भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार है। फिर दूसरा होता है अर्जुन पुरस्कार, दूसरा सबसे बड़ा माना जाता है। एक होता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कोच को दिया जाता है। उसके बाद होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके बाद कई छोटे मोटे और अवार्ड्स होते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। 3 ही है भाई, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न। तो यहाँ पर जो रिकमेंडेशंस भेजी गई है, इसमें मोहम्मद शमी अहमद का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए BCCI ने रिकमेंड किया है। मोहम्मद शमी अहमद, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, चाहे आप खेल प्रेमी नहीं हो तब भी, क्योंकि इस बार इन्होंने वर्ल्ड कप में वो कर दिखाया जो आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं किया था। इन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए। इन्होंने मात्र 7 मैचों में 24 विकेट लिए। 7 मैचों में वर्ल्ड कप में 24 विकेट लिए,
ठीक है ना। तो ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा। और इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे रिकॉर्ड बनाए, जैसे कि 5-5 विकेट 4 बार ले लिए। तो इस सब वजहों से बीसीसीआई ने इनका नाम रिकमेंड किया। अच्छा, इसके अलावा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इनका पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी है ये, और इन्होंने भी कई अवार्ड्स जीते हुए हैं, कई टूर्नामेंट जीते हैं साथ में एक साथ। इन दोनों को रिकमेंड किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए। लेकिन मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं, ये दिया नहीं जा रहा है, ये रिकमेंडेशंस भेजी जा रही है, नॉमिनेशन की हमारी तरफ से इनको मिलना चाहिए। अब मिलेगा किसको, ये तो खेल मंत्रालय डिसाइड करेगा, सरकार द्वारा अनाउंसमेंट किया जाएगा, तब पता चलेगा कि किसको किसको मिलेगा। यहाँ पर नॉमिनेशंस भेजे गए हैं। यहाँ पर ऐसे ही टोटल 17 लोगों को अर्जुन पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए 5 लोगों को नॉमिनेट किया गया है। खेल दिवस के दिन दिया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को किसकी जयंती पर? मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी अब खेल रत्न का नाम हो गया है इनके नाम पर। अच्छा, एक चीज़ और, ये पुरस्कार देता कौन है? तो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे। हाल ही में कहाँ पर चक्रवात जैस्पर से हज़ारों लोग प्रभावित हुए? तो देखो, साइक्लोन आया था अभी एक जैस्पर नाम का ये जो साइक्लोन था, ये आया है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर हिस्से में ये तूफान बना और वहाँ पर ये लगातार काफ़ी तबाहियाँ फैला रहा है। इसका नाम है जैस्पर, ठीक है जी। तूफानों के नाम रखे जाते हैं क्योंकि जिससे पिछले जो तूफान आए हुए हों उनको देख करके, उनकी इंटेंसिटी देख करके एक अनुमान लगाया जा सके कि ये वाला जो तूफान है ये कितना ज़्यादा प्रभावी होगा या कितना नुकसान पहुँचा सकता है। यहाँ पर जैस्पर की बात की गई है। लेकिन अपना जो है भारत के अपने क्षेत्र में, जो भारत के आसपास के जो सागर महासागर हैं उनके क्षेत्र में पड़ते हैं 13 देश। इन 13 देशों का एक ग्रुप है और इन 13 देशों का ग्रुप का एक अलग से लिस्ट है जो अपना तूफान पहले ही डिसाइड किए रहते हैं। और यहाँ पर अभी मिचोंग नाम का तूफान आया था भारत में। ये मिचोंग नाम जो है किसने दिया था, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अभी मैंने मुश्किल से, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 10 से 12 दिन पहले ही आपको बताया हुआ था। तो बताइए मिचोंग नाम किसने दिया है। आप अगर करंट अफेयर पढ़ते हो तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। फिलहाल हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया देखोगे ना तो वर्ल्ड मैप में ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक अपने आप में महाद्वीप है। पहले तो इस महाद्वीप में न्यूजीलैंड भी हुआ करता था, लेकिन न्यूजीलैंड जो है कहा जा रहा है कि अब वो 8वें महाद्वीप का हिस्सा हो गया है। 8वां महाद्वीप जीलैंडिया नाम से अभी खोजा गया है, जिसमें बताया गया है केवल 6% ही ऊपर दिख रहा है हिस्सा, जिसे हम लोग आज न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। बाकी 94% हिस्सा आज भी उसका दबा हुआ है और वो एक महाद्वीप अलग से है। तो इसलिए दुनिया का 8वां महाद्वीप उसे कहा जा रहा है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया का पहले हिस्सा था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया है, पापुआ न्यू गिनी है और छोटे मोटे ऐसे द्वीप देश हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है। एंथनी एल्बनीज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी होती है। देखो, करेंसी को लेकर के ना लोग बहुत परेशान रहते हैं। करेंसी बहुत आसानी से आप लगभग आधे से ज़्यादा दुनिया का याद कर सकते हो। कैसे? देखो, इधर दिख रहा है ना, इधर ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से में ये जो ऊपर देश है ना बड़े बड़े, जैसे कनाडा हुआ, यूएसए हुआ, मैक्सिको हुआ, यहाँ पर आप डॉलर बोल दो। अब अगर वर्ल्ड मैप को अगर आप ऐसे गोल करोगे, ग्लोब में करोगे, तो इधर ही आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया भी। आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो उसी साइड में ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, तो इधर भी आप डॉलर ही ले लो मोटा मोटा। ये आपको यूरोप दिख रहा है, यूरोप, यूनाइटेड किंगडम को छोड़ देना। इन यूरोप के देश जो हैं ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। यहाँ पर मुद्रा इसकी यूरो कर लो, यूरो कर लिए। यहाँ पर इसकी मुद्रा डॉलर कर लिए। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये सभी वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़। यहाँ की जो मुद्रा है वो CFA फ्रैंक कर लो, CFA फ्रैंक कर लो, ठीक है जी। ये आपको भारत दिख रहा है। भारत के इधर आप ये सब जो देश हैं इनको कर लो रुपया। यहाँ पर भी 2 हैं छोटे मोटे, मालदीव, सेशल्स, ठीक है, इनकी रुपया कर लो, क्या दिक्कत है। और जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनकी R से नाम से करेंसी होती है, जैसे रूबल हुआ, रैनमीबी हुआ, उसके बाद रुपया हुआ, है ना। ये सभी जो है R से हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ की करेंसी। तो आप देखो आधे से ज़्यादा करेंसी याद कर लिए। अब इसमें अब ये मत कहना कि अरे सर ये बांग्लादेश का तो टका है मुद्रा। कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, अभी यहाँ पर भी बीच में मिलेगा कुछ एक्सेप्शन, यहाँ पर भी कुछ मिलेगा, कुछ एक्सेप्शंस हैं। लेकिन मोटा मोटा जब मैं बात कर रहा हूँ, मोटा मोटा आपका करेंसी याद हो गया। तो जैसे ना ये बोझा रहता है, दुनिया भर की करेंसी कैसे याद करें पूछा जाता है, तो ये बोझ आपका थोड़ा हल्का हुआ होगा। आई होप। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 के लिए मर्सर की विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर टॉप पर है?
तो मर्सर की अभी विश्वव्यापी जीवन गुणवत्ता रैंकिंग आई है और इसमें टॉप भारतीय जो सिटी बनकर आया है वो है हैदराबाद। हालांकि ओवरऑल में इसकी रैंकिंग बहुत ख़राब है। ओवरऑल में देखा जाए तो ये टोटल दुनिया में 153वें स्थान पर है, लेकिन भारत में टॉप पर है। भारत में ये टॉप पर है। तो ये मर्सर की रिपोर्ट है, मर्सर जारी करता है। आप हैदराबाद तो जरूर सुने होंगे, तेलंगाना की राजधानी है। अच्छा, पुणे जो है ये 154वें स्थान पर ओवरऑल में है, लेकिन भारत में दूसरे पर है। बेंगलुरु ऐसे ही भारत में तीसरे स्थान पर है, लेकिन 156वें पर ओवरऑल में है। रैंकिंग है किसकी? ये रैंकिंग है जीवन गुणवत्ता की, यानी कि आपकी लाइफ की क्वालिटी की। लाइफ क्वालिटी इंडेक्स है। जारी कौन करता है? तो मर्सर के द्वारा ये जारी किया जाता है। अगर पूछा जाए दुनिया में टॉप पर कौन है, दुनिया में वियना सिटी। वियना कहाँ पर? ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। कहाँ की? ऑस्ट्रिया। चलो मुझे कमेंट करके बता दो वियना में किसका हेडक्वार्टर है, किस संगठन का हेडक्वार्टर है? संगठन का हेडक्वार्टर है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे, हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों फ्रांस में बहुत ही महान कवि रहे, दक्षिण भारत के कबीर कहे जाते थे, तमिल कवि तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये रही उनकी प्रतिमा, इसका अनावरण किया गया है। कहाँ पर? फ्रांस में किया गया है। तो फ्रांस के सेर्गी में। ये दक्षिण भारत के महान संत और दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। इन्हें दक्षिण भारत का कबीर कहा जाता था। ये बहुत ही महान समाज सुधारक के रूप में भी जाने जाते थे। आप जानते हो कि कबीर जो है ये उत्तर भारत में समाज को सुधारने का काम किए हैं। तिरुवक्कुलुर और कुराल दो नाम से इनकी पुस्तकें थी और वह संगम साहित्य में ये लिखे थे। इनकी दो रचनाएं थी और ये बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है पूरी दुनिया में। विश्व के प्रमुख धर्मों के महानतम पुस्तकों में से इनकी ये दोनों पुस्तकें गिनी जाती हैं। फिलहाल इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? फ्रांस में। आगे, हाल ही में कहा कि आईआईटी संस्थानों ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए एक अमृत विकसित किया है। ये अमृत जो है, इसको कैपिटल में लिख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है अमृत। तो अमृत जो है इसको विकसित किया है किसने? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास के जो रिसर्चर्स हैं इनके द्वारा पानी से आर्सेनिक की अशुद्धियाँ निकालने के लिए ये अमृत विकसित किया गया है। कुछ इस प्रकार से है ये अमृत। अब ये जो डिवाइस है जो आपको दिख रहा है, ये क्या करेगा? धातु आयनों को और आर्सेनिक को पानी से रिमूव करेगा, पानी को शुद्ध करेगा। तो इस अमृत का नाम क्या है? आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमृत का फुल फॉर्म है, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है जी। तो ये नैनो स्केल आयरन ऑक्सीहाइड्राइड का उपयोग करता है और पानी से गुजारा जाता है, तो आर्सेनिक को ये हटा देता है। तो इसका यूज डोमेस्टिकली और पब्लिकली दोनों प्रकार से किया जा सकता है। आईआईटी मद्रास ने इसे बनाया है, एक प्रकार से प्यूरीफायर है, वाटर प्यूरीफायर। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्यों के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने, अभी मध्य प्रदेश में नई नई सरकार बन करके आई हुई है, तो यहाँ पर राज्य के सभी जिलों में घोषित कर दिया है इन्होंने कि सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में एक एक, मतलब हर एक जिले में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस होगा। तो अभी जो नए मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जी बनकर के आए हुए हैं सीएम, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया हुआ है कि हर जिले में एक कॉलेज होगा। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया जाएगा। कुल ऐसे 570 सरकारी कॉलेज जो है उनमें से चुने गए हैं। अब इसके लिए टोटल लागत आने वाली है 460 करोड़ रुपए। यहाँ पर कुछ बहुत सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई। भाई पहली बार जब मीटिंग होती है, नई सरकार बनकर के आई है, तो कुछ एक प्रकार से ये भी विजन होता है कि हमें आगे क्या करना है, और कुछ अनाउंसमेंट भी होता है, प्लस 2024 का चुनाव भी टारगेट करना है। तो इसको लेकर के भले से योजनाएं लागू हो या ना हो, बात की बात है, लेकिन अनाउंसमेंट तो हो जाती है। यहाँ पर ये भी कहा गया, मंत्रिपरिषद ने कहा कि सभी जिलों में साइबर तहसील प्रणाली लागू की जाएगी, और भी छोटी मोटी बहुत सारी योजनाओं की इन्होंने घोषणा की है। अब मध्य प्रदेश आया है। मध्य प्रदेश देखो यहाँ पर है मध्य में, मध्य प्रदेश आपका, भोपाल इसकी राजधानी होती है। डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी पार्टी से यहाँ पर नए सीएम हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल जी ये यहाँ के गवर्नर हैं और इन्होंने ही इनको दिलाई है शपथ। भोजताल, साकेत सागर ये प्रमुख झीलें हैं यहाँ की। माधव नेशनल पार्क, वन विहार, पन्ना, पेंच, कान्हा किसली, संजय, 12 नेशनल पार्क है टोटल। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क वाला राज्य है ये, और सबसे ज़्यादा टाइगर्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है टाइगर स्टेट। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। वीरांगना दुर्गावती नेशनल पार्क, जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क बनकर के अभी तैयार होने वाला है, इसको मंजूरी मिली है यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही, ये भी ध्यान रखना। लोक नृत्य में बात करें तो मटकी, कर्मा, तितली, तानसेन नृत्य महोत्सव ये यहाँ के प्रमुख
महोत्सव और लोक नृत्य वगैरह हैं। जिलों की संख्या 53 है यहाँ पर। विधानसभा में 230 सीटें हैं, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीट यहाँ से जाती है। आगे, हाल ही में विधायक गद्दाम प्रसाद कुमार को किस राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? यानी विधानसभा में स्पीकर चुने गए हैं। कहाँ के? ये तेलंगाना में चुने गए हैं। अगर आपको याद होगा तो मैं अभी 5 राज्यों के चुनाव पर वीडियो दिया था आपको। उस वीडियो में मैंने सभी राज्यों के कौन कौन लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं, कौन कौन उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं, कौन मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री है तो वो कहाँ से विधायक है, किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं, ये सब मैंने बताई हुई हैं। आप वो वीडियो जरूर देखिए। 5 राज्यों के चुनाव पर पूरा कंप्लीट एनालिसिस है। आपको देखो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मैंने एक एक पेज करके बनाया हुआ था। जैसे यहाँ पर तेलंगाना की ही बात करें तो तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से सीएम बनकर आए हुए हैं और ये मुख्यमंत्री कहाँ से हैं? कोडांगल से। ये जरूर पूछा जाएगा आपसे, ध्यान रखना, ये कोडांगल से मुख्यमंत्री हैं। उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? मल्लू भट्टी विक्रमार्क को। और उसी दिन मैंने आपको बता दिया था गद्दाम प्रसाद कुमार जो हैं ये विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। जिस दिन ही राजस्थान के सीएम का अनाउंसमेंट हुआ उसी दिन मैंने ये वीडियो दिया था आपको और उसी दिन सारी जानकारी आपको दे दी गई थी। लेकिन ये क्वेश्चन लिया गया है जो कि एग्जाम के प्रॉस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग केवल डेली करंट अफेयर फॉलो करते हैं, तो जब कुछ चीज़ों पर मैं अलग से ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाया रहता हूँ और वो वीडियो का कोई क्वेश्चन होता है वो डेली करंट अफेयर में नहीं लेता हूँ, तो डेली करंट अफेयर वाली जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट है, उनसे वो छूट जाता है। इसलिए उनको ये कवर कराना जरूरी था, इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया। और वैसे ये चीज़ें मैं तो आपको 3 दिन पहले ही बता दिया था। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की बात करें तो 119 सीटों पर चुनाव हुआ था। 64 सीटें यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जीता था और विपक्ष भारत राष्ट्र समिति रही, यानी बीआरएस पार्टी, जो कि चंद्रशेखर राव वाली जो पार्टी है जो पिछली बार सरकार में थे, वो अब विपक्ष में बैठेंगे। ऐसे ही सभी राज्यों के जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए उनकी एनालिसिस मैंने पूरा डिटेल में दिया हुआ है। छोटी सी वीडियो है 8 से 9 मिनट की, आप चैनल पर जाकर के जरूर देखिएगा। और अभी अकबरुद्दीन अवैसी को यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। प्रोटेम स्पीकर भी मैंने आपको समझा रखा है कि एक दिन के लिए बाकी जो भी सदस्य नवनिर्वाचित आए हुए होते हैं उन सबको शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। तो ये भी सबको शपथ दिलाए। अब इसी सभी के शपथ ग्रहण में ये भी शामिल थे, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी तो विधानसभा में सदस्य ही बन के आए थे ना। फिर जब ये भी शपथ ले लिए तो अब सबके फैसले से, या कहें खास करके सरकार के फैसले से, ये जो है चुने गए विधानसभा के अध्यक्ष। बाकी अगर तेलंगाना से स्टैटिक की बात करें तो तेलंगाना में आप अगर देखोगे तो ये 2 जून 2014 को अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। यहाँ पर झीलें जो हैं ये हैं हुसैन सागर, निज़ाम सागर, भद्रकाली झील है। 33 ज़िले हैं, 119 सीटें हैं विधानसभा में। 17 सीट यहाँ से लोकसभा में और 7 सीट राज्यसभा में जाता है। यहाँ पर विधान परिषद भी है, यानी कि ये जो है ये द्विसदनात्मक विधानसभा है। ध्यान रखना, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। तमिलसाई सौंदरराजन जी गवर्नर हैं यहाँ के, हैदराबाद राजधानी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार अगले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कितने नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे? तो अभी हाल ही में जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इन्होंने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में अगले 2 वर्षों में 9 नए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। अब यहाँ पर इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात नहीं की है, यहाँ पर इन्होंने एयरपोर्ट्स की बात की हुई है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल भी आपके सामने, उत्तर प्रदेश टू गेट 9 न्यू एयरपोर्ट्स इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। ये कहा है किसने? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कि यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर है। तो अभी संसद का सदन चल ही रहा है, सत्र चल ही रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, तो उसमें इन्होंने डाटा दिया कि देखो कि आज़ादी के 65 वर्षों में केवल 74 हवाई अड्डे बने थे, पिछले 9 वर्षों में 75 हवाई अड्डे बने और कुल संख्या हवाई अड्डों की 149 हो गई है। आपको सिर्फ इसी से मतलब रखना है कि टोटल कितने एयरपोर्ट्स हैं भारत में? 149 हैं, ठीक है ना। बाकी तो राजनीति की बात है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ये 5 के 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन से हैं? एक तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, जिसका नाम बदल करके नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है और इसकी शुरुआत जल्दी ही होने वाली है। ये रहेगा। इंडिगो अभी यहाँ पर फ्लाइट शुरू करने की घोषणा किया था, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आपको। एक कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो बनकर के तैयार हो गया है, संचालन भी चल रहा है। एक अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, राम मंदिर बनने से पहले ही ये शुरू हो जाएगा। 3 हो गए और 2 पुराने वाले, एक तो अमौसी में चौधरी चरण सिंह जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनके नाम पर लखनऊ में, और एक वाराणसी में बाबतपुर में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में है, ध्यान रखना। और यूपी में 13 एक्सप्रेस वेज हैं जिन पर काम चल रहा है, हालांकि 7 तो सुचारू रूप से चल चुके हैं, 6 पर अभी काम चल रहा है। तो दोनों ही मामले में उत्तर प्रदेश जो है ये सबसे आगे है भारत में किसी भी राज्य की अपेक्षा। आगे
टाटा स्टील ने लंदन में सेंटर फॉर इनोवेशन में कितने रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। यहाँ पर टाटा स्टील ने घोषणा की है कि वो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहाँ पर? लंदन में। अब देखो हम लोग ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि अब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और किसी बड़े देश में, वो देश जो हम लोग पर राज किया था एक दिन। लंदन में सेंटर फॉर इनोवेशन में 100 करोड़ रुपए टाटा इन्वेस्ट करने जा रहा है, यानी इनके लिए तो हम लोग FDI लेकर जा रहे हैं। FDI मतलब जान रहे हो ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI। FDI क्या होता है कि अगर कोई विदेशी कंपनी हो या फिर कोई विदेशी व्यक्ति हो, उसके द्वारा आपके देश में डायरेक्टली किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा हो, चाहे हो सकता है कोई प्रॉपर्टी ले रहा हो, कोई कंपनी में लगा रहा हो, या फिर कहीं पर भी कोई इन्वेस्ट कर रहा हो, तो उसे कहा जाता है FDI। ये बहुत मायने रखता है। मायने इसलिए रखता है कि जितना ही FDI आएगा वो डॉलर में आएगा। अगर डॉलर में आता है तो आपका मुद्रा कोष बढ़ेगा। जब मुद्रा कोष भंडारण बढ़ेगा तो आपकी स्थिति मजबूत होगी, है ना। तो इसलिए FDI के पीछे लोग पड़े रहते हैं और यहाँ पर FDI हम लोग इनके लिए दे रहे हैं इस बार। ये एक बड़ी न्यूज़ है टाटा के लिए। टाटा स्टील ने 100 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। यहाँ पर टाटा स्टील क्या करेगी, लंदन में सस्टेनेबल डिज़ाइन और विनिर्माण में ये इनोवेशन केंद्र की स्थापना, इनोवेशन सेंटर की स्थापना करने जा रही है। अगले 4 वर्षों में 104 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। टाटा स्टील की बात करें तो 1907 में स्थापित हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर है। MD और CEO हैं TV नरेंद्रन जी। क्लियर है। आगे, हाल ही में डेकाक्रॉन बनने वाली पहली स्पोर्ट कंपनी कौन बनी? तो डेकाक्रॉन बनने वाली पहली स्पोर्ट कंपनी बन गई है IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। शुरू होने वाला है नया सीजन, है ना। तो ये देखो पहली डेकाक्रॉन कंपनी बन गई है। इसकी वैल्यूएशन $10.7 बिलियन पहुंच गई है। डेकाक्रॉन क्या होता है, यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न एक ऐसे स्टार्टअप को कहते हैं जब कोई स्टार्टअप अपनी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी $1 अरब या कहें लगभग 8,000 करोड़ के आसपास में पार कर लेती है, तो वो होती है क्या, यूनिकॉर्न कंपनी। और अगर वही कंपनी मान लो $10 बिलियन को क्रॉस कर जाए वो उसका मार्केट कैप, तब वो हो जाती है डेकाक्रॉन। आप सुने होंगे ना, किलो हेक्टो डेकाग्राम वगैरह। तो डेका मतलब डेकेड, 10 हो गया। तो ये डेकाक्रॉन बनने वाली पहली स्पोर्ट फ्रेंचाइजी बन गई है। IPL भी एक कंपनी है और जो भी टीमें होती हैं उनकी भी एक कंपनी होती है, उसे फ्रेंचाइजी कहते हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया था चेन्नई सुपर किंग ये पहली बनी थी स्पोर्ट यूनिकॉर्न, लेकिन फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक रिपोर्ट्स निकल कर के आई कि नहीं भाई साहब, IPL जब स्थापित हुआ था ना, तो उस टाइम इसके स्थापित करने के टाइम ही ये इसकी वैल्यूएशन $1.2 बिलियन के आसपास में थी। तो अगर कायदे से देखा जाए तो भारत की पहली जो यूनिकॉर्न कंपनी है, ना सिर्फ स्पोर्ट मामले में बल्कि ओवरऑल किसी भी मामले में फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया इज़ IPL 2008 में, क्योंकि ये स्थापित हुई थी। तब तो यूनिकॉर्न वगैरह कोई जानता ही नहीं था कि यूनिकॉर्न भी कुछ होता है। यहाँ पर देखो ये बन गई है अब डेकाक्रॉन भी। तो समझ में आ गया बात। अब ये IPL जो है ये हो गया है, IPL शुरू होने वाला है। IPL के 16 संस्करण सक्सेसफुली हो गए हैं। 16 संस्करण सक्सेसफुली हो गए हैं। इन 16 में अगर बात करें तो देखो 5 बार तो जीता है चेन्नई सुपर किंग ने, है ना, और 5 बार जीता हुआ है किसने, मुंबई इंडियंस ने। 2 बार जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, क्या कहते हैं KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। 1 बार जीता है सनराइजर्स हैदराबाद ने। 1 बार जीता है राजस्थान रॉयल्स ने, शुरुआत इन्होंने की थी। और 1 बार जीता है डेक्कन चार्जर्स ने। फटाफट से बता दो सबका ईयर, कौन कब जीता था, जल्दी से कमेंट करके। देखो डेक्कन सबसे पहले राजस्थान रॉयल 2008 में जीती, फिर 2009 में डेक्कन चार्जर्स जीती थी। इसके बाद 2010 और 2011 CSK ने जीता, चेन्नई सुपर किंग ने जीता। फिर 12 KKR जीती, 13 मुंबई जीती, 14 KKR जीती, 15 मुंबई जीती। उसके बाद फिर 16 सनराइजर्स हैदराबाद जीती, 17 फिर मुंबई जीती, फिर 18 जीती CSK चेन्नई सुपर किंग, वाटसन जीते थे। 19 जीती मुंबई इंडियंस। फिर 2020 वाला जो है इसको किसने जीता, मुंबई इंडियंस ने दोबारा जीत लिया, 5वां इनका हो गया। फिर 2021 वाला चेन्नई सुपर किंग ने जीता, इस बार इनका ऑड इवन वाला फॉर्मूला गलत किया। गुजरात टाइटंस आ गई, एक नई टीम, यहाँ एक और लिख लो गुजरात टाइटंस। 2022 वाला फिर गुजरात टाइटंस ने जीत लिया। उसके बाद 2023 वाला फिर CSK ने जीत लिया गुजरात टाइटंस को फाइनल में हरा करके। तो ये रही पूरी पटकथा 16 के 16, ठीक है ना। फिलहाल ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। बुक अपनी आ चुकी है, इसको सभी लोग जा करके लो। और हाँ, ये असली का ब्रह्मास्त्र है, रियल ब्रह्मास्त्र है। 1 लाइनर दे करके आपका पैसा नहीं वसूला जा रहा है, यहाँ पर कंटेंट मिल रहा है
और आप एक बार बुक जब हाथ में उठाओगे ना, जब आप इसका कंटेंट देखोगे तो आपको लगेगा कि ये वर्थ इट है और आपका वाकई में। और सबसे बड़ी बात तो एरर फ्री कंटेंट है, आप पूरे विश्वास के साथ इसको पढ़ सकते हो, पूरे के पूरे निष्ठा के साथ। एक एक चीज़ें जो है वेरीफाइड हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो अमेजन का जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाइए और इस बुक को परचेज कीजिए, अभी ऑर्डर कीजिए, आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके हाथ में होगी किताब। चलिए बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चन की। कल हम लोगों ने बात किया था पोलैंड की राजधानी क्या है, तो ये है वर्साओ। आईसीसी ने नवंबर के लिए विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया? नाहिदा अख्तर को। आज आपको क्या बताना है? प्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर को पद्म भूषण का सम्मान कब मिला था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। दार्जिलिंग में लाए गए साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े का क्या नाम है? ये भी बता दीजिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, हमारा MZT ऐप डाउनलोड कर सकते हो इसकी क्विज और PDF पाने के लिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।